3 मार्क का क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि 302 किलोमीटर बनाया गया है। 302 किलोमीटर की लंबाई वाला है। 6 लेन एक्सेस वाली परियोजना है। इसमें 21 नवंबर 2016 को लखनऊ विमान की लैंडिंग के साथ परिचालन प्रारंभ किया गया था। इस एक्सप्रेसवे में 2.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। मतलब जो आगरा से लखनऊ जाने वाला जो एक्सप्रेस वे है वो कितना है, 302 किलोमीटर इसको बनाया गया है। 6 लेन परियोजना है और 21 नवंबर 2016 को इसको विकसित किया गया है। 3.3 किलोमीटर लंबी इस पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा पाल घाट। पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट जो है वहां पर स्थित एक दर्रा है पाल घाट। कहाँ पर है, केरल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामुलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। तो पाल घाट क्या है, केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट का एक दर्रा है जो कि नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामुलाई पहाड़ियां हैं उस पर अवस्थित है और यह दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में यातायात का मुख्य भूमिका निभाता है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहाँ पर है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक है। यह ज्वारीय पत्तन है। क्या है, ज्वारीय पत्तन है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। मतलब उत्तर भारत है उसमें आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कांडला है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह एक यातायात प्रधान बंदरगाह है जहां से पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों का यातायात किया जाता है। मतलब कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में है। इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। उसके साथ सीज के अंतर्गत रखा गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत कांडला बंदरगाह आता है। पूरे उत्तर भारत के लिए आपूर्ति का बंदरगाह करने वाला पहला बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह उत्तर भारत में आपूर्ति को पूरा करता है। यातायात प्रबंधन बंदरगाह है या पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ के लिए जाना जाता है। फिर आता है भूटिया जनजाति। उत्तराखंड की जनजाति है भूटिया जनजाति। यह मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये अपने खस राजपूत कहे जाते हैं। ये खुद को क्या कहते हैं, खस राजपूत कहते हैं। खस इसलिए खसक जाते हैं, बूटिया खस राजपूत कहते हैं। ऋतु प्रवास भी करते हैं। यह क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब ऋतु परिवर्तित हो जाती है तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो बूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यह स्वयं को खस राजपूत भी कहते हैं और ये ऋतु प्रवास करती है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पेटी है। तो छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, मैग्नीज, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाता है। इसका खनिज की पेटी कहा जाता है। तो 3 मार्कर कौन कौन से हैं, तो पहला है लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है, तो 302 किलोमीटर है। 6 लेन है और इसको उद्घाटन कब किया गया था, तो 21 नवंबर 2016 को 3.3 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी बनाई गई है और इसका परिचालन किया गया था। फिर आते हैं पाल घाट। यह पश्चिमी या सह्याद्री में स्थित एक दर्रा है जो कि केरल में स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है, प्रमुख यातायात की भूमिका निभाता है और नीलगिरी और अन्नामुलाई के बीच में स्थित है। कांडला बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। एक ज्वारीय पत्तन है जहां पर उत्तर भारत का जितना भी माल है यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। तो उत्तर भारत के लिए जोड़ने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसमें इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा भूटिया जनजाति। तो भूटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। इसको नहीं, ये मतलब क्या, ऋतु प्रवास करती है, स्वयं को खस राजपूत कहती है और ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। छोटा नागपुर के पठार कैसे खनिज पेटी हो गए, तो छोटा नागपुर का पठार जो विस्तार है वो है झारखंड, बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे खनिजों का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, अभ्रक, मैग्नीज और तांबा यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे खनिज पाए जाते हैं कि इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी इसकी प्रमुख नदी घाटी है। अब आते हैं 5 मार्कर। क्या हिमालय पर्वत में
उत्थान अब भी जारी है, इसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। मतलब हमें हिमालय के बारे में लिखना पड़ेगा और क्या क्या लिखना पड़ेगा कि उसका उत्थान अभी तक चल रहा है या नहीं। यदि आप समर्थन करते हो तो हमें तर्क के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब 2 क्वेश्चंस हैं 5 मार्कर में, ऐसे ही पूछते हैं। हिमालय का उत्थान लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था और इसके उत्थान की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब हिमालय 12 करोड़ वर्ष पहले से बन रहा है, शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी यह जारी है, जो कि अभी शिवालिक हम देखने को मिलता है कि शिवालिक अभी भी क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है या फिर बनती जा रही है। इसके समर्थन में मुख्य तर्क इस प्रकार हैं, जैसे कि भूकंपीय गतिविधियां, भूकंप आते रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियों का होना इस बात का प्रमाण देता है कि इस पर्वत श्रृंखला में अब भी समस्थानिक संतुलन स्थापित नहीं हो पाया है और यह ऊपर उठ रहा है। जो हिमालय है उसमें क्या होती है, भूकंपीय गतिविधियां आती हैं, जो कि हमें प्रमाणित करती हैं कि यह अभी भी अपने समस्थितिक संतुलन की स्थिति में नहीं आया है और अभी भी ऊपर उठ रहा है। नदियों का युवावस्था, हिमालय से निकलने वाली जो ज्यादातर नदियां होती हैं वह अभी तक अपनी युवावस्था में ही हैं, जो कि ये बताती हैं कि हिमालय के अभी उत्थान का प्रमाणित करती हैं। झीलों का उठाव, तिब्बत की कई झीलों का तल भी समय के साथ ऊपर उठता है। जो झीलें होती हैं वहाँ की नदियों का कैसा हो जाता है, उनका जो आधार होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। प्लेट की गतिशीलता, प्लेट विवर्तनी के अनुसार भारतीय प्लेट अब भी यूरेशिया प्लेट की ओर प्रगति या गति कर रही है, जिसके कारण हिमालय में वलन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब जो अपनी भारतीय प्लेट है वह यूरेशियन प्लेट के ऊपर गति कर रही है, जिससे कि हिमालय ऊपर उठ रहा है और वलन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार हिमालय का उत्थान प्रत्येक 100 वर्षों में 20 सेंटीमीटर तक हो रहा है। तो हर 100 वर्षों में कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ, हिमालय का उत्थान अभी तक जारी है और इसके प्रमाण हमें देने हैं। तो यदि आप समर्थन है तो हिमालय का उत्थान कब से प्रारंभ हुआ है, उन्नति हुई है 12 करोड़ वर्ष पहले से उसका बनना, उत्थान लगभग प्रारंभ हो गया था, लेकिन अब वर्तमान में भी उसको उत्थान जारी है। इसके समर्थन में प्रमुख तथ्य जैसे कि भूकंपीय गतिविधियां, जो कि हमें ये प्रमाणित करती हैं कि अभी हिमालय समस्थितिक संतुलन की स्थिति में नहीं आया है और अभी भी वह उत्थान कर रहा है या ऊपर उठ रहा है। नदियों का युवावस्था, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती हैं ज्यादातर वो क्या है, अभी भी युवावस्था में है, जो कि हमें प्रमाणित करते हैं कि हिमालय अभी नया नया है और बनेगा। झीलों का उठाव, जो तिब्बत की कई झीलें हैं वो अपने वर्तमान स्वरूप से उनका जो आधार है वो ऊपर उठ जाता है, जो कि हम बताते हैं कि हिमालय ऊपर उठ रहा है, इसलिए जो जल स्तर है वो भी ऊपर उठता जाता है। समुद्र, जो प्लेट की गतिशीलता, जो भारतीय प्लेट है वो धीरे धीरे से यूरेशियन प्लेट की साइड गति कर रही है और जिससे कि हमारे हिमालय में वलन पड़ रहे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जो हिमालय है वह हर 100 वर्षों में 20 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि जब हिमालय की लास्ट टाइम गणना की गई थी तो वो कितना था, 8848 उसकी ऊंचाई थी, लेकिन अब कितना हो गया है, 8850 इसकी ऊंचाई हो गई है। मतलब वो ऊपर उठ रहा है ना, मतलब बलन पड़ रहे हैं। मतलब जो यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो भारतीय प्लेट थी वो जाती जा रही है और हिमालय ऊपर उठता जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में खनिज वितरण की मुख्य पेटियों की चर्चा कीजिए। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें खनिज का वितरण कैसे हुआ है, उसकी मुख्य पेटियों का हमें चर्चा करनी है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर लोह और अलोह जैसी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, संपन्न पाए जाते हैं। भारत में खनिजों को 3 पेटियों में बांटा गया है। पहला आता है दक्षिण पश्चिम की पठारी क्षेत्र, जो भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र जिसमें आता है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तक सीमित है और केरल में इसका विस्तार है। फिर आती है जिसमें लोहा, बॉक्साइट इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर आती है पूर्वी उत्तरी श्रेणी, इसमें आता है छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार इसके अंतर्गत आता है। इसमें लोह, अयस्क, कोयला, खनिज, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, अभ्रक यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आता है उत्तर पश्चिम का पठार, जिसमें राजस्थान, अरावली और गुजरात वाले क्षेत्र आते हैं और यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ से तांबा, जिंक मुख्य रूप से निकाला जाता है। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को खनिज के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो पहला भाग आता है हमारा दक्षिण पश्चिम
पठारी मैदान, दक्षिण पश्चिम पठारी मैदान, जो कि हमारे दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा जैसे प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर हमें लोहा, बॉक्साइट जैसे प्रमुख थोरियम वगैरह यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आता है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल का पठार, छत्तीसगढ़ पठार। ये प्रमुख कोयले के लिए जाने जाते हैं, लिए यहाँ से लौह अयस्क खनिज, बॉक्साइट, अभ्रक वगैरह निकाले जाते हैं। इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा खनिज हैं कि छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, अरावली क्षेत्र आ जाता है, जो कि हमारे तांबा, जिंक, मैग्नीशियम के लिए प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। तीसरा, भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र की पहचान कीजिए और इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल उद्योग विकास के कारकों की पहचान कीजिए। मतलब ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र की पहचान करनी है कि कौन कौन से ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र हैं और ऑटोमोबाइल्स उद्योग के विकास के कारण बताने हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स विकास के लिए कारक बने हैं। तो भारत में कई मेट्रोपॉलिटन शहर ऑटोमोबाइल्स निर्माण के केंद्र बन गए हैं। विनिर्माण क्या होता है? प्रारंभ में आयातित भाग के आधार पर वाहनों का उत्पादन शुरू करने वाले कारखाने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बंदरगाह शहर में स्थापित थे। अन्य क्षेत्र जमशेदपुर, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ भारत के अन्य प्रमुख ऑटोमोबाइल्स उद्योग केंद्र हैं। तो विनिर्माण केंद्र कौन कौन से हो गए? मतलब विनिर्माण केंद्र कौन कौन से हैं? तो प्रारंभ में जहाँ से आयातित भाग आधार बनते हैं तो वहाँ पे वाहनों का उत्पादन हो जाता, स्टार्ट हो जाता, शुरू हो जाता है। जैसे कि जहाँ पे बंदरगाह है तो मुंबई में, कलकत्ता और चेन्नई में है, तो यहाँ बंदरगाह में क्या हो जाता है? आधार बनना स्टार्ट हो जाते हैं वाहनों के। फिर अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे कि जमशेदपुर, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, ये भी प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विभिन्न कारकों की भूमिका। बाजार पहला कारक, परिवहन दूसरा कारक, श्रम मिलना, सरकारी नीतियां और औद्योगिक संकल्प। ऑटोमोबाइल्स को प्रमुख जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो पहला कारक होता है हमारा बाजार। ऑटोमोबाइल एक लग्जरी वस्तु समझा जाता है क्योंकि बाजार और खासकर बड़े शहरों के निकट इनकी स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है। और भारग्रही मतलब वेटिंग गेनिंग उद्योग भी होता है, इसलिए भी इनकी स्थापना बाजार के आसपास ही की जाती है। तो हमारी क्या है भैया, ऑटोमोबाइल्स के लिए बाजार चाहिए पड़ता है क्योंकि एक लग्जरी वस्तु है, बहुत ज़्यादा वेट होता है इनका, तो इनकी स्थापना ज़्यादातर शहरों के पास की जाती है जहाँ पर इनको आसानी से बाजार मिल सके और क्या मिल सके, परिवहन भी कम लगे। नेक्स्ट आता है हमारा परिवहन। नए उद्योग को ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां आंतरिक एवं बाह्य परिवहन का उत्तम व्यवस्था होती है। इसके अलावा इससे संबंधित कच्चे माल जैसे शीशा, टायर, प्लास्टिक, लोहा को एक जगह लाने के लिए भी उन्नत व्यवस्था अनिवार्य होती है। तो हमें श्रम मतलब परिवहन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यदि कच्चा माल लेकर आना है या फिर बना हुआ माल हमें मार्केट तक पहुंचाना है तो आवश्यक हमें क्या होगा, आंतरिक और बाह्य परिवहन जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा श्रम। सस्ते किंतु कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। हमेशा ऑटोमोबाइल्स में हमें सस्ता भी मिलना चाहिए और हमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑटोमोबाइल्स छोटा मोटा काम थोड़ी ना होता है। सरकारी नीतियाँ, कर संबंधी दरें और आसान नीतियां भी इसमें स्थानीय कारण को प्रभावित करती हैं। जितने भी स्थानीय कारण हैं, नीतियां भी इसके स्थानीय कारणों को प्रभावित करती हैं। अब आते हैं औद्योगिक संकुल। यह जगह पर विभिन्न उद्योगों की अवस्थिति भी ऑटोमोबाइल्स के विभिन्न पुर्जों की आवश्यकताओं को आसानी और सस्ता बना देती हैं। तो जो विभिन्न उद्योग होते हैं उनकी उपस्थिति भी ऑटोमोबाइल के उपलब्धता को सस्ता और आसान बना देती हैं। तो ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? तो ऑटोमोबाइल्स, कई ऑटोमोबाइल्स मेट्रोपॉलिटन शहर ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण केंद्र बन गए हैं। जितने मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उनमें से ज़्यादातर क्या बन गए हैं, ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण बन गए हैं। तो ये विनिर्माण क्यों हो रहा है, केंद्र कौन कौन से हैं और इनको प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण के केंद्र कौन कौन से हैं? जहाँ से आयातित भाग के आधार पर वाहनों का उत्पादन शुरू हो जाता है, जहाँ से जो प्रारंभिक आयात होता है जहाँ वहीं से इनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लेकिन कुछ अन्य भी केंद्र बनाए गए हैं जैसे जमशेदपुर, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ आदि ऑटोमोबाइल्स उद्योग केंद्र हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ऑटोमोबाइल्स के लिए बाजार, क्योंकि ये लग्जरी वस्तु है, भारी वस्तु है और इनको बड़े बड़े शहरों के निकट ही स्थापित किया जाता है। क्योंकि भारी गृह उद्योग होने के कारण इनको आसपास ही बाजार की आवश्यकता होती है। परिवहन, इनकी
आंतरिक और बाह्य परिवहन उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए कच्चे माल लाने ले जाने में व्यवस्था उन्नत अनिवार्य हो जाती है। सस्ते श्रम के साथ सस्ता और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। सरकारी नीतियां, जो उनकी दरें हैं, आसान नीतियां हैं, कैसे स्थानीय कारण से उसको प्रभावित करती हैं, ये भी महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अब आता है औद्योगिक संकुल। यह एक जगह उद्योग की अवस्थिति, मतलब एक, जैसे हमें टायर चाहिए तो टायर की कंपनी भी है, फिर उद्योग भी पास में है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सस्ता और आसानी से वहाँ पहुँच पे मिल जाएगी। तो औद्योगिक संकुल भी इसको एक प्रभावित करने वाला कारक है। अब आता है हमारा 11 मार्कर। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के वितरण को रेखांकित करना है और एल्यूमिनियम उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं। मतलब एल्यूमिनियम उद्योग कौन कौन से हैं और उन एल्यूमिनियम उद्योग को कौन कौन से कारक प्रभावित करने होते हैं, हमें वो बताने हैं। तो एल्यूमिनियम एक खनिज आधारित उद्योग है। कैसा है, खनिज के आधार पर आधारित एक उद्योग है। भारत में बॉक्साइट नामक खनिज से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो किससे एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से निकाला जाता है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का संचालन मुख्य रूप से नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा या नाल्को द्वारा किया जाता है। जो एल्यूमिनियम उद्योग है उनका संचालन कौन करता है, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करती है, जिनको हिंडाल्को कहा जाता है। वेदांता समूह और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो भारत में जितने भी एल्यूमिनियम उद्योग होते हैं प्रमुखतः या फिर मुख्य रूप से 4 कंपनियों के अंदर आते हैं। पहला कौन सा है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब हिंडाल्को, वेदांता और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, यह उड़ीसा के कारापुट में स्थित है। कारापुट में स्थित बॉक्साइट के खनिज से अयस्क प्राप्त करती है। जो कारापुट में बॉक्साइट पाया जाता है उससे एल्यूमिनियम को निकालती है। इस संयंत्र में दमनजोड़ी में एल्यूमिना परिष्करणशाला एवं अंगूर में एल्यूमिना प्रगलन संस्थान स्थापित की गई है। तो एल्यूमिनियम के लिए 2 प्रकार की ईंधन संस्थाएं स्थापित की हैं, जो कि पहली कौन सी है, तो एल्यूमिना परिष्करण, कि उसको परिष्कृत करेगी एल्यूमिना परिष्करण केंद्र, जो कि है दामनजोड़ी में। और अंगुल में क्या बनाया गया है, एल्यूमिना प्रगलन बनाया गया। तो अंगुलियां क्या होती हैं, हमारे पानी में डालने से जल्दी से जल जाती हैं, तो अंगुल में बनाया गया है प्रगलन, पिघल जाती हैं, है ना। और दामन जोड़ी, दामन जब से जोड़ना पड़ता है अच्छे से परिष्कृत करके जोड़ना पड़ता है, तो दामन जोड़ी में क्या बनाया गया है, एल्यूमिना परिष्कृत शाला बनाई गई है। नेक्स्ट आता हमारा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब हिंडाल्को। यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका संयंत्र झारखंड के लोहरदंगा और मध्य प्रदेश के अमरकंटक के खदानों से बॉक्साइट और रेहन परियोजना से बिजली प्राप्त करती है। तो ये देखो खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बॉक्साइट प्राप्त करती है और झारखंड के लोहारदंगा से भी बॉक्साइट को प्राप्त करता है। बिजली कहाँ से मिलती है, तो रेहंद से इसको बिजली मिलती है। हिंडाल्को कहाँ पर है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब आता है हमारा वेदांता समूह। वेदांता समूह भारत में एल्यूमिनियम निर्माण के लिए खदान एवं प्रगलन एवं विद्युत संयंत्र संबंध एकीकृत प्रणाली का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के झारखुगुड़ा में भी इसका संयंत्र स्थापित किया गया। तो वेदांता के कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, 2 में लगाए गए हैं। एक जब कोबरा आ जाता है तो हम वेद पढ़ते हैं और आधे से झाड़ू से उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वेदांता कोरबा में लगाया गया है और उड़ीसा के में झारसुगुड़ा में भी लगाया गया है। फिर आते हैं हमारा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब भालको जिसको कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। बाहर कहाँ है भैया, बिलास कर रहा है, तो बिलासपुर में इसको स्थापित किया गया है। कोरबा नामक स्थान पर यह संयंत्र लगाया गया है। यह संयंत्र को बॉक्साइट मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बिजली प्राप्त होती है और कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से इसको प्राप्त किया जाता है। तो हम चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे भारत में एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनियां हैं। तो जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो कैसा है, खनिज पर आधारित उद्योग। जहाँ पे खनिज होगा वहां से हम एल्यूमिनियम उद्योग लगा सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम कहाँ से निकाला जाता है, बॉक्साइट से, मतलब जहाँ से बॉक्साइट निकलेगा वहां से हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। तो भारत में जो उद्योग का संचालन करता है एल्यूमिनियम के लिए वो 4 प्रमुख संस्थाएं करती हैं। पहला होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दूसरा होती है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी है वेदांता और चौथी है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। 4 कंपनियां हैं। तो नेशनल
एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, तो नालको इसको कहा जाता है। तो नालको बनाई गई है उड़ीसा कारापुट में, इसको स्थापित किया गया है। यह वहाँ से बॉक्साइट प्राप्त करती है और 2 इसके संयंत्र लगाए गए हैं। एक है दामनजोड़ी में, जहाँ से इसका जो प्रसंस्करण किया जाता है, परिष्करणशाला बनाई गई है एल्यूमिनियम की, और दूसरी है अंगुल में, जिसको एल्यूमिनियम की प्रगलनशाला बनाई गई है। फिर आते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको बोलते हैं कि आपने हिंडाल्को। ये बनाई गई है हमारे उत्तर प्रदेश रेणुकूट में, रण में जब लोग हिल जाते हैं, हिंडाल्को है ना। और नेशनल नाल उड़ाने के लिए हम क्या, नल से पानी उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, तो नालको उड़ीसा में स्थापित की गई है और हिंडाल्को रेणुकूट में स्थापित की गई है। इसके भी 2 संयंत्र लगाए गए हैं, एक झारखंड से लोहरदंगा से निकालता है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकालता है। और इसको बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, रेहंद परियोजना से प्राप्त होती है। वेदांता, यह उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में इसका संयंत्र लगाया गया है। ये भी वो खादानों से निकालती है, उनको शोधन करती है, प्रगलन करती है, फिर उसे संयंत्र करती है। देखो कोरबा में बनाया गया है और उड़ीसा के झारसुगुड़ा में इसको स्थापित किया गया है वेदांत को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मतलब भाला बिलास से, भैया भाला बिलास भाला से किसी मारेंगे तो लाश बन जाएगा लोग, तो बिलासपुर में इसको स्थापित किया गया है, भालको में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित है, कोरबा नामक स्थान पर स्थित है। यह संयंत्र को बॉक्साइट मध्य प्रदेश के अमरकंटक से प्राप्त होता है, मतलब बॉक्साइट इसको कहाँ से मिलता है, अमरकंटक से इसको ही प्राप्त होता है। और जो हमारा हिंडाल्को था उसको भी प्राप्त होता है रेणुकूट वाला, बिजली कोरबा ताप विद्युत केंद्र से इसको बिजली प्राप्त होती है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। अयस्क की उपलब्धता, मतलब पहले अयस्क होगा तभी तो हम होगा, और विद्युत की उपलब्धता, मतलब बिजली होगी तभी तो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। तो पहला आता है अयस्क की उपलब्धता। चूंकि एल्यूमिनियम एक अयस्क आधारित उद्योग है, मतलब अयस्क के कारण ही लगेगा उद्योग, तो इससे काफ़ी मात्रा में अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, मतलब अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो हम पहले अयस्क निकालेंगे, फिर उसको शुद्ध करेंगे, फिर एल्यूमिनियम निकलता है, तो हमें क्या मिलती है, बहुत सारी मात्राओं में अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अतः कई प्रकार के उद्योगों को अयस्क के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, मतलब जो उद्योग होते हैं उनको कहाँ पर स्थापित करना पड़ता है, जहाँ पर अयस्क प्राप्त हो रहे हैं उनके निकट ही स्थापित करना पड़ता है। इसलिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में इन इकाइयों को प्रभावी कारक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युतीय उपलब्धता। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए हॉल हेरोट प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हॉल हेरोट प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें 1 टन एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए प्रति घंटा 18,000 किलोवाट विद्युत की खपत होती है। अतः एल्यूमिनियम उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होती है, मतलब पर्याप्त विद्युत की क्या चाहिए पड़ती है, उपलब्धता चाहिए पड़ती है। 18,000 किलोवाट विद्युत की खपत सबसे ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसके अतिरिक्त बाजार से निकटता, विशिष्टता, श्रम कुशल एवं समुचित परिवहन व्यवस्था जैसे मुख्य कारण भी इसके लिए गिने जा सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए प्रमुख कारण कौन कौन से हो गए, अयस्क की उपलब्धता, क्योंकि अयस्क जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत सारी अशुद्धियाँ भी निकलती हैं उनके साथ, वहीं पर उद्योगों में स्थापित करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रमुख कौन कौन से हैं केंद्र, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फिर आते हैं विद्युत की उपलब्धता, क्योंकि हमें यदि निष्कर्षण करना है एल्यूमिनियम, तो हमें बहुत सारी विद्युत चाहिए पड़ती है, जिसको हम हॉल हेरोट प्रक्रिया से उसको साफ करते हैं, जिसमें हमारे लिए प्रति घंटा 18,000 किलोवाट बिजली की खपत हो जाती है। इसलिए और प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, बाजार से निकटता, विशिष्ट कुशल श्रम और समुचित परिवहन व्यवस्था भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।